Hi everyone, welcome back to the channel of V2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एंड उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या था। इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था हम इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं और हमारे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, उसी को बस हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नर्वस टिश्यू। बेटा नर्वस सिस्टम समझने के लिए आपको नर्वस टिश्यू समझनी पड़ेगी। नर्वस टिश्यू ऐसे तो आपको एनिमल टिश्यूज में मैंने डिटेल में बता रखी है, बट इस चैप्टर में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स डू द नर्वस टिश्यू टुडे। ठीक है, नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये कि ये नर्वस टिश्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नर्वस सिस्टम में टिश्यू भरी हुई होगी। बेटा वी ऑल नो दैट सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनती है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो कोई भी सिस्टम है तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन के अंदर टिश्यू भरी हुई होगी, राइट। तो नर्वस सिस्टम में कौन सी टिश्यू भरी हुई है बेटा, नर्वस टिश्यू भरी हुई है। नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके अंदर कौन सी टिश्यू भरी हुई है, नर्वस टिश्यू भरी हुई है। अब नर्वस टिश्यू के अंदर सेल्स होंगी, राइट। टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। तो इसके अंदर जो सेल्स होती है ना बेटा, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स दो टाइप की होती है। ठीक है, दो सेल्स दो टाइप की होती है। एक तो कहलाती है बेटा नर्व सेल। एक सेल को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल। एक तो होती है नर्व सेल। बच्चे दिस नर्व सेल इज आल्सो नोन एज न्यूरॉन। इसी नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो एक मेन सेल होती है इसमें न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी तरह की सेल्स हैं, उन सबके ग्रुप को हम कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। उन सारे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज ग्लायल सेल। चाहे न्यूरोग्लायल बोल लो या सिंपली बेटा ग्लायल सेल्स कह लो। ग्लायल का मतलब ग्लू होता है। तो मेन वाली जो सेल्स है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, उनको आपस में ग्लू करके रखती है। अभी बताऊंगी क्या फंक्शन करती है। ठीक है, अब देखो, आपने बोला आपके ब्रेन का, आपने सीखा आपके नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। मैसेज लेके जाना, मैसेज लेके आना, कोई गर्म सामान टच किया, हाथ हटाना, तो जो मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, पुरानी फाइलें खुल रही है, सब किसका काम है, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये मैसेज जाना आना, प्रोसेसिंग होना, ये सब कुछ कैसे होता है बेटा, ये मैसेजेस जाना आना ही जो है कंडक्टिविटी कहलाता है, जो करती है हमारी नर्व सेल। ठीक है, हमारे नर्व सेल का फंक्शन है ये मैसेज लेके जाना, मैसेज लेके आना, प्रोसेसिंग करना, सारी चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेशन कराना। तो नर्व सेल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कंडक्टिविटी। क्या होती है प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी ये इसलिए शो कर पाती है बिकॉज दिस इज एन एक्साइटेबल सेल। कैसी सेल है बेटा, एक्साइटेबल सेल है। यानी कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करती है, ये शो करती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी। देखो वैसे तो मैंने पहले आपको बताया, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ आपको। आपकी बॉडी में दो ऐसी सेल्स होती हैं, मसल सेल, मसल सेल है ना, मसल सेल। मसल सेल को क्या कहते हैं बेटा, मायोसाइट। और दूसरी सेल होती है नर्व सेल, नर्व सेल यानी न्यूरॉन। बेटा आपकी बॉडी में ये दो ऐसी सेल्स होती हैं जो एक खास प्रॉपर्टी शो करती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी हमेशा के लिए सीख लो, कहीं पर भी आएगा तो। ठीक, एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है किसी सेल को हम डीपोलराइज कर सकते हैं, किसी सेल का हम डीपोलराइजेशन कर सकते हैं। तुम घबराओ नहीं वर्ड सुन के, अगर तुम पहली बार सुन रहे हो तो अभी मैं समझा रही हूँ। किसी सेल के एक्साइटेबल होने का मतलब है हम अगर उस सेल को एक्साइट कर सकते हैं, उसका मतलब है हम उस सेल को डीपोलराइज कर सकते हैं। डीपोलराइज कर पाने का क्या मतलब है बेटा, देखो ये सेल अभी आराम कर रही है, इसको हमने काम करने को नहीं कहा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ है, लेट्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ है, हमने इसको बीच से कट कर दिया तो आपको ऊपर और नीचे दिखाई देगी। ठीक है बेटा, ये रेस्टिंग पोजीशन पे हमने देखा किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज है और अंदर माइनस चार्ज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज है और अंदर माइनस चार्ज है। ठीक है,
और ये सेल क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। अभी हमने इसको काम करने को नहीं कहा है, मतलब ये सेल की रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब ये ऐसे बाहर की ओर प्लस और अंदर की तरफ माइनस, पूरे चारों तरफ है, हमने बीच से कट कर दिया इसलिए हमको ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है। तुम खुद ही देखो दो पोल्स बन गए हैं कि नहीं बन गए, ये देखो प्लस पोल और माइनस पोल, दो पोल्स बन गए। बेटा जब दो पोल्स बन गए तो ये स्टेट कैसी हो गई, पोलराइज्ड। अलग अलग दो पोल्स बन गए ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस तो है नहीं, तो ये स्टेट कैसी हो गई, पोलराइज्ड। यानी जब ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, रेस्टिंग स्टेज में ये कैसी है बेटा, पोलराइज्ड है, ठीक है। बेटा अगर कोई सेल अपने रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड होती है तो हम उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, हम उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, हमने क्या किया, कुछ डिस्टर्बेंसेस की जिसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर प्लस था, अब अंदर प्लस चार्ज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लस चार्ज हो गया और बाहर साइड माइनस चार्ज हो गया। अगर हमने अब ऐसा कर दिया, दैट मीन्स हम जो प्लस माइनस था उसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया, और इसीलिए हम बोल रहे हैं सेल क्या हो गई है बेटा, डीपोलराइज्ड। समझना, ऐसा नहीं है कि हमने अब पोलराइज्ड नहीं है, अभी भी प्लस पोल है और माइनस पोल है तो पोलराइज्ड है, बट जो ओरिजिनल पोलैरिटी थी उससे रिवर्स हो गया, यानी डीपोलराइज हो गया है। अगर कोई सेल रेस्ट पे ऐसी होगी तभी तो तुम उसको ऐसा कर पाओगे। जैसे तुमने इसको ऐसे से ऐसा कर दिया डीपोलराइज, दैट मीन्स अब वो रेस्ट पे नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा, उसको एक्शन में आना पड़ेगा, और हम बोलेंगे कि हमने एक्शन पोटेंशियल सेट कर दिया है। क्या सेट कर दिया बेटा, एक्शन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ ना कुछ तो प्लस और माइनस है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वैसे यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा वर्ड्स बता रही हूँ आपको। तो रेस्टिंग स्टेट से आप डिपोलराइज्ड स्टेट में आ गए, यानी रेस्ट से एक्शन में आ गए, रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में आ गए। बाहर प्लस अंदर माइनस से अंदर प्लस बाहर माइनस करके आपने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। अगर आप ऐसा किसी सेल के साथ कर सकते हैं, दैट मीन्स वो सेल रेस्ट में ऐसी है। जो सेल रेस्ट में ऐसी है यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं एक्साइटेबल सेल। कि हमने इस सेल को एक्साइट कर दिया है, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबल कर दिया है इसको। एंड ऑल्सो वी कैन से वी डीपोलराइज्ड, और वी कैन से डीपोलराइज्ड कर दिया। डीपोलराइजेशन के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, तो आइदर वी कैन से एक्साइटेबिलिटी हो गई है, या डीपोलराइज्ड हो गया, या एक्शन पोटेंशियल सेट हो गया है। और ऐसे रेस्टिंग स्टेट में कौन कौन सी सेल रहती हैं, ऐसी रेस्टिंग स्टेट में रहती है बेटा मसल सेल एंड न्यूरॉन, नर्व सेल, मायोसाइट एंड न्यूरॉन, ठीक है। तो दोनों रेस्ट में हैं, दोनों एक्साइट हो सकते हैं, दोनों एक्साइटेबल सेल हैं, दोनों एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, दोनों डीपोलराइज हो सकते हैं, यानी पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में जाके एक्शन पोटेंशियल सेट कर सकते हैं और फिर एक्शन करेंगे, अपना अपना एक्शन करेंगे। बेटा जब तुम डीपोलराइज करोगे तो मसल सेल अपना एक्शन करेगी, और मसल सेल का एक्शन क्या है, मसल सेल का एक्शन है कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करना। मसल सेल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि ये जो मसल सेल है बेटा, ये एक्साइटेबल सेल तो है ही, एक्साइटेबिलिटी तो शो करेगा ही, साथ ही साथ एक्शन जब करेगा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसका वही काम है। एक्शन में भेजोगे बेटा, रेस्ट से तो अपना अपना काम करेंगे। सिमिलरली नर्व सेल क्या करेगा बेटा, नर्व सेल एक्साइटेबिलिटी तो शो करता ही है, क्योंकि ये भी रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करके रखता है, इस तरह से रहता है पोलराइज्ड में। और साथ में क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। इसका काम है मैसेज को आगे पहुंचाना, मैसेज को कंडक्ट कराना, तो ये क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। सो बोथ मसल सेल एंड नर्व सेल आर एक्साइटेबल सेल्स, दे कैन बी डीपोलराइज्ड,
they can set the action potential, they can move from polarized to depolarized state, they can move from resting to action potential state, they can be excited. And we can say that muscle cell shows excitability and contractility and nerve cell shows excitability and conductivity. ठीक है, ये आप हमेशा के लिए याद रखो, आपको जगह जगह पे ये काम आता रहेगा. सो कमिंग टू द टॉपिक, नर्व सेल की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि नर्व सेल क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है और एक्साइटेबिलिटी शो करता है. नाउ यू नो व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी, यानी कि वो सेल एक्साइटेबल सेल है, यानी कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है, रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में जा सकती है, यानी कि डीपोलराइजेशन शो कर सकती है, डीपोलराइजेशन शो कर सकती है. सब एक ही बात है. एंड ऐसा करने पे वो कंडक्टिविटी शो करेगी, कंडक्ट कराना, मैसेज को ट्रेवल कराना, दैट्स इट. कंडक्टिविटी मतलब ट्रेवल. ठीक है, किसको ट्रेवल करा रही है बेटा, मैसेज को, मैसेज को ट्रेवल करा रही है. मैसेज के ट्रेवल को ही हम प्रॉपर्टी का नाम दे रहे कंडक्टिविटी. और क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, कोई तुम सीधे साफ शब्दों में तो कोई चीज़ बोलने नहीं वाले हो, फैंसी फॉर्म में बोलने वाले हो, तो बस इसी को तुम फैंसी फॉर्म में क्या बोलोगे, इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है, तुम क्या बोलोगे इसको और अच्छे से, इम्पल्स कंडक्शन. इम्पल्स मतलब मैसेज, कंडक्शन मतलब ट्रेवल कराना. ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन. और क्या बोल सकते हो, इम्पल्स ट्रांसमिशन, इम्पल्स ट्रांसमिशन. तो तुम बोलोगे नर्व सेल कैन ट्रांसमिट इम्पल्स. नर्व सेल जो होती है, न्यूरॉन है, वो इम्पल्स ट्रांसमिशन कराती है. कुछ भी नहीं है, इम्पल्स मतलब बेटा मैसेज, ट्रांसमिट कराना मतलब ट्रेवल कराना, कंडक्टिविटी कराना. तो सब एक ही बात है, कंडक्टिविटी, मैसेज को ट्रेवल कराने को ही हम बोल रहे कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है इसके पास. मैसेज को कंडक्ट कराने की यानी इम्पल्स को कंडक्ट कराने की यानी इम्पल्स ट्रांसमिशन कराने की. ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई नर्व सेल के बारे में. और क्या जानते हैं हम ऑलरेडी नर्व सेल के बारे में, आपने हमेशा से पढ़ा होगा बेटा कि नर्व सेल जो होती है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है. नर्व सेल हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी. नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है. और बेटा आपने हमेशा से सुना होगा कि नर्व सेल को कोई हार्म हो गया और नर्व सेल की डेथ हो गई तो नर्व सेल दोबारा खुद को रीजेनरेट नहीं कर पाती है, राइट. एंड दैट इज वाई हमारे जो ब्रेन का सारा टिश्यू है वो इतने अच्छे से बोन्स में तो सिक्योर्ड है. एंड इवन देन हेलमेट पहनना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेटा अगर एक्सीडेंट हुआ और न्यूरॉन्स खराब हो गई और न्यूरॉन्स की डेथ हो गई, नर्व सेल्स की डेथ हो गई, नर्व सेल्स खराब हो गई, सड़ गई, मर गई, तो हम उसके बाद उसको दोबारा बना नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन शो नहीं करते. ठीक है, नर्व सेल की एक और प्रॉपर्टी, डू नॉट शो या डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन. ठीक है, ये सेल डिवीजन शो नहीं करते हैं. दैट इज वाई न्यूरॉन्स एक बार डेथ होने के बाद दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं, इसलिए इनको सिक्योर रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो नर्व सेल एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल है, सेल डिवीजन शो नहीं करते हैं. ठीक है, एंड यही वाली सेल है बेटा, माना इस टिश्यू में ये वाली सेल्स भी हैं और ये वाली सेल्स भी है, बट जिनको हम नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, दैट इज नर्व सेल. ठीक है, तो नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू. क्योंकि मेन काम है हमारे ब्रेन का मैसेजेस को पास कराना, इम्पल्स को ट्रांसमिट कराना, और वो तो यही वाली सेल कर रही है. एंड दैट इज वाई हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं. अब इसी का अपोजिट कर दो न्यूरोग्लायल में. दैट मीन्स न्यूरोग्लायल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, एक्साइटेबिलिटी शो नहीं करते, इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम ये नहीं कर सकते. इनफैक्ट बेटा ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी भी नहीं होते, ये सेल डिवीजन शो कर सकते हैं, एकदम इससे अपोजिट होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप इसको बोलते हो, इसको नहीं बोलते हो. न्यूरोग्लायल और द ग्लायल सेल्स आर नॉट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू.
वो ब्रेन में प्रेजेंट जरूर होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट जरूर होते हैं, नर्वस टिश्यू में ये भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये है, ये नहीं है। ये सेल डिवीजन शो नहीं करती है, ये कर सकती है, इसीलिए तो ब्रेन ट्यूमर हुआ। मान लो किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ यानी ब्रेन में कैंसर हुआ, दैट मीन्स कोई तो सेल है ना बेटा। कैंसर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल डिवीजन करना। कोई एक्स्ट्रा सेल डिवीजन तो तभी करेगा ना जब सेल डिवीजन करता होगा, ये तो सेल डिवीजन ही नहीं करती, तो एक्स्ट्रा सेल डिवीजन कहाँ से करेगी? पर ये तो सेल डिवीजन करती है, ये भी तो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ये भी तो ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये ब्रेन में जब सेल डिवीजन एक्स्ट्रा करने लग जाती है तो ब्रेन में ट्यूमर फॉर्म होगा, तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहेंगे। यानी जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो जनरली किस लिए होते हैं? क्योंकि ब्रेन की न्यूरोग्लायल सेल्स एक्स्ट्रा सेल डिवीजन करती हैं। अब बात करते हैं बेटा कि वो 5-7 तरह की जो हम न्यूरोग्लायल सेल्स या ग्लायल सेल्स कह रहे हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। वी विल गो थ्रू द न्यूरोग्लायल सेल्स। चलो, न्यूरोग्लायल सेल्स एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें बेटा तो इनको ही हम और क्या कहते हैं? ग्लायल सेल्स कहते हैं, राइट। न्यूरोग्लायल सेल्स और ग्लायल सेल्स। और हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में? दे मेक मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू। ऑफ किस चीज के बारे में हम परसेंटेज बता रहे हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बेटा ये वाला क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है कि 50%, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं कि विच टिश्यू फॉर्म्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ नर्वस टिश्यू, तो न्यूरोग्लायल उसमें से 50% पार्ट लेता है। 50% को ही आप और क्या लिख सकते हैं? 1/2 और 1/2 ऐसे करके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हाफ ऑफ नर्वस टिश्यू और 1/2 ऑफ नर्वस टिश्यू इज, ठीक है, न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है। अब देखो ग्लायल सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट सेल होती है बेटा एस्ट्रोसाइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेल इज एस्ट्रोसाइट। अब देखो नाम से ही तुमको पता चल गया, एस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टार, तो ये सेल बेटा स्टार शेप्ड होती है। ये एक ऐसी सेल है विच इज स्टार शेप्ड, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट काम क्या करती है आपके ब्रेन में? ये बनाती है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाती है? ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। हम इसको याद रख सकते हैं बी से, क्योंकि बेटा आप बाद में पढ़ेंगे एक BTB ब्लड टेस्टिस बैरियर भी होता है जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट इज स्टार शेप्ड एंड इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। होता क्या, ये स्टार शेप की होती है। स्टार शेप की है मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे रेडिएटिंग आर्म्स लगे हुए होते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज स्टार शेप। ये क्या करती है? अपने कुछ आर्म से तो किसी आर्म से तो ब्लड वेसल को पकड़ लेती है और अपने किसी आर्म से लेट्स से न्यूरॉन की एक्सॉन को पकड़ लेती है, ठीक है। इसको इतनी टेंशन है, ये क्या करती है? अपने न्यूरॉन को टॉक्सिक चीज़ों से बचाना चाहती है। लेट्स से इसने एक तरफ किसको पकड़ लिया? ब्लड वेसल को पकड़ लिया, और एक तरफ किसको पकड़ लिया? न्यूरॉन की एक्सॉन को पकड़ लिया। तो ये कहती है कि कोई भी चीज़ ब्लड में से कोई भी चीज़, न्यूट्रिशन कोई भी अगर जाएगा तो पहले वो मेरे पास चेक होगा। चेक होने पे मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो मैं उसको पास कर दूंगी एक्सॉन के पास, क्योंकि ऐसा ना होना बेटा ब्लड में से कोई टॉक्सिक चीज आ जाए और ब्रेन के सेल के पास, न्यूरॉन के पास चली जाए और इसको सड़ा दिया और इसकी डेथ हो गई, तो ये तो सेल डिवीजन नहीं कर सकती ना, हमारी तो ब्रेन की न्यूरॉन्स ही कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास पैदा होने से पहले जितनी न्यूरॉन्स थी अभी भी उतनी ही न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। जिनकी डेथ होगी उनका नंबर कम हो जाएगा, वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करके फुलफिल नहीं कर सकती हैं। इसीलिए एस्ट्रोसाइट क्या करती है? ब्लड में से जो भी चीज आती है उसको चेक करके फिर न्यूरॉन के पास भेजती है। तो देखो ये अगर मैं एस्ट्रोसाइट हूं तो मैंने ब्लड और ब्रेन की सेल के बीच में किसका काम किया? बैरियर का काम किया। दैट इज वाई मी एस्ट्रोसाइट इज द ब्लड एंड ब्रेन बैरियर। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ठीक है। सेकेंड सेल जो आपको पढ़नी है न्यूरोग्लायल सेल्स के अंदर, दैट इज श्वान सेल। दूसरी सेल कौन सी पढ़नी है बेटा? एक और सेल है श्वान सेल, ठीक। अब याद करो हमने फर्स्ट लेक्चर में नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था जिसमें CNS और PNS किया था, राइट, ठीक। श्वान सेल बेटा CNS में होती ही नहीं है। श्वान सेल इज प्रेजेंट ओनली इन PNS. This is absent in CNS. CNS में absent होती है, PNS में present होती है, ठीक है। अब PNS में बेटा दोनों तरह की सेल्स हैं,
पीएनएस में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी हैं, जिनके बारे में भी हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि न्यूरॉन्स के दो टाइप होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ये जो श्वान सेल होती है सीएनएस में तो नहीं होती, पीएनएस में होती है, बट पीएनएस की माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होती है और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होती है। सो श्वान सेल इज प्रेजेंट इन माइलिनेटेड एज वेल एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, बट इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सीएनएस, राइट। बेटा ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, ये प्लस का मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में श्वान सेल क्या करती है, माइलिन का सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन ऑफ माइलिन। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें माइलिन नाम की एक चीज़ होती है। वो माइलिन नाम की जो चीज़ है वो किसने निकाली है, श्वान सेल ने सिक्रीट की है। तो तुम बोलोगे मैम नॉन माइलिनेटेड में क्या कर रही है, इसमें तो माइलिन है ही नहीं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करती है ये, कि हल्का बहुत कोई डैमेज हो गया है तो ये ठीक कर दे, ताकि न्यूरॉन का पूरा लॉस ना हो, क्योंकि सेल डिवाइड कर नहीं सकता। तो हल्का फुल्का कोई डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग करने की कोशिश करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो श्वान सेल पीएनएस में प्रेजेंट है और सीएनएस में एब्सेंट है, और पीएनएस के माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज श्वान सेल का ही बेटा दूसरा नाम होता है न्यूरीलेमोसाइट। न्यूरीलेमोसाइट, न्यूरीलेमोसाइट हम श्वान सेल को ही कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे अभी आगे इसका काम आएगा, ठीक है। और इसीलिए बेटा हम श्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा को और क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हो तुम, प्लाज्मा लेमा। Plasma membrane or the plasma lemma of Schwann cell is also termed as Neurilemma. Neurilemma, क्योंकि Schwann cell का नाम क्या है, Neurilemocyte, and that is why plasma lemma of Schwann cell is also termed as Neurilemma. तो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरीलेमा नहीं कहते हैं। Schwann cell एक अलग सेल है जो न्यूरॉन के अलावा एक सेल है, न्यूरोग्लायल सेल के अंदर आती है, उसकी प्लाज्मा लेमा को न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा इज द प्लाज्मा लेमा ऑफ श्वान सेल, नॉट न्यूरॉन। नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा अच्छा न्यूरीलेमा न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, नो, इट इज द प्लाज्मा लेमा ऑफ श्वान सेल, ठीक है। थर्ड सेल करते हैं, थर्ड सेल। थर्ड सेल इज नेम्ड एज बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। अब ये ठीक उल्टा काम करती है, मतलब ठीक अपोजिट इसका लोकेशन है एज कंपेयर टू द श्वान सेल। श्वान सेल में तुमने क्या किया था, श्वान सेल में तुमने किया था बेटा ये पीएनएस में है, सीएनएस में नहीं है। जो थर्ड सेल है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक और बार ट्राई करती हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। जो थर्ड सेल है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट, यहाँ लिख दो ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक्चुअली साथ में लिखने पे आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट इज द थर्ड सेल, मतलब तीसरी सेल हम ये पढ़ रहे हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है बेटा, सीएनएस में होती है, पीएनएस में नहीं होती। दिस इज प्रेजेंट इन सीएनएस बट एब्सेंट इन पीएनएस। तो उल्टा हो गया, सीएनएस में होती है, पीएनएस में नहीं होती। तो तुम बोलोगे मैम ठीक वैसे ही सीएनएस की माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन दोनों में पाई जाती है क्या, नो, यही तो याद रखना है बस, ठीक है। ये क्या है बेटा, माइलिनेटेड में तो प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्या करती है, सिक्रीशन ऑफ माइलिन, सिक्रीशन ऑफ माइलिन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में सिक्रीशन ऑफ माइलिन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सीएनएस, बट नॉन माइलिनेटेड में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर सीएनएस में माइलिन निकालना है तो कौन निकालेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में माइलिन निकालना है तो कौन निकालेगा, श्वान सेल यानी न्यूरीलेमोसाइट, राइट। अब नॉन माइलिनेटेड में माइलिन नहीं चाहिए इसलिए ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं रखा, नॉन माइलिनेटेड में माइलिन नहीं चाहिए बट हमने वहाँ श्वान सेल रखा है फॉर टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन। बस यही थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी ये प्रेजेंट है, वरना सिंपल सा है, माइलिनेटेड में माइलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल होगी, नॉन माइलिनेटेड में नहीं होगी, राइट। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस ऑल्सो हैव श्वान सेल्स, राइट। ये तीन सेल्स हो गई। एक और सेल होती है बेटा विच इज टर्म्ड एज फोर्थ सेल, दिस इज टर्म्ड एज सैटेलाइट सेल,
सैटेलाइट सेल, ठीक है। अभी तक इसका फंक्शन ज़्यादा नोन नहीं है, बट आप इसमें सिर्फ इतना तो याद रख ही सकते हैं कि सैटेलाइट सेल इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेल। हमारी ब्रेन में एक सेल होती है सैटेलाइट सेल विच इज़ नॉट न्यूरॉन, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेल और इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लायल सेल, ठीक है। एक और सेल है बेटा हमारे पास, माइक्रोग्लायल सेल। कौन सी सेल है? माइक्रोग्लायल सेल, ठीक है। ये जो माइक्रोग्लायल सेल है ना, ये मैक्रोफाज का काम करती है। आपको पता है हमारे पूरी बॉडी में किसी भी फॉरेन एजेंट से लड़ने के लिए हम अपने पास फैगोसिटिक सेल्स रखते हैं। वही फैगोसिटिक सेल अगर किसी टिश्यू में है, अगर फैगोसिटिक सेल्स किसी टिश्यू में है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफाज। और ब्रेन भी एक टिश्यू है, उसका मैक्रोफाज कौन है बेटा? ब्रेन का मैक्रोफाज है माइक्रोग्लायल सेल। Microglial cell is a macrophage or we can say it is a phagocytic cell, ठीक है। ये चीज़ हमने बीच बीच में कभी कभी पढ़ी हुई है कि पूरी बॉडी में कोई भी फैगोसाइटोसिस कर रहा है, मतलब किसी भी फॉरेन एंटीजन को खा जाना, फैगोसाइटोसिस कर देना, दैट इज फैगोसाइटिक सेल का काम। वही फैगोसाइटिक सेल अगर किसी टिश्यू में है तो उसको हम माइक्रोफाज कहते हैं, राइट। अब मैक्रोफाज का अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नाम होता है, जैसे हम लिवर में इसको कूफर सेल कहते हैं, स्किन में इसको डेंड्राइटिक सेल कहते हैं, वैसे ही हम ब्रेन में इसको माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं, राइट। अब ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं, तुम कह सकते हो, ध्यान देना, ये माइक्रोग्लायल है, ये ग्लायल और न्यूरोग्लायल है, ठीक है। तो ऑल माइक्रोग्लायल आर न्यूरोग्लायल बट ऑल न्यूरोग्लायल आर नॉट माइक्रोग्लायल, ठीक है। माइक्रोग्लायल सेल इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स। बहुत सारी न्यूरोग्लायल सेल्स आप पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक टाइप है माइक्रोग्लायल सेल्स। एंड वन मोर सेल दैट इज प्रेजेंट इज एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल, ठीक है। एपेंडाइमल सेल के बारे में डिटेल बेटा मैं आपको अभी बताऊंगी। जब ब्रेन में सीएसएफ के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको एपेंडाइमल सेल्स के बारे में बताऊंगी। ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ के सिक्रीशन और मूवमेंट का काम करती हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद इसी चैप्टर में, राइट। तो ये है आपकी कुछ तरह की न्यूरोग्लायल सेल्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। हम कर रहे थे टॉपिक नर्वस टिश्यू का। टिश्यू में सेल्स होती हैं, सेल्स में एक तो मेन सेल होगी नर्व सेल और बाकी सारी सेल्स को हमने रख दिया न्यूरोग्लायल में, एंड दैट इज व्हाई इट कंप्राइजेस ऑफ 50% ऑफ नर्वस टिश्यू, क्योंकि इसमें कई तरह की सेल्स हैं। और फिर इन्हीं एक तो इन सेल्स की प्रॉपर्टीज करी हमने और दूसरा हमने न्यूरोग्लायल सेल्स के नाम किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर सीखेंगे कि एक न्यूरॉन कैसी दिखाई देती है, ठीक है। आप तब तक इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं with the structure of neuron. Thank you so much everyone.